चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज 10th क्लास विज्ञान। और इस चैप्टर के अंदर 10th क्लास विज्ञान के चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आज हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 12 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारी विज्ञान की ये लास्ट क्लास है 2024-25 के लिए, जो अभी हाल ही में निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल जारी किया गया है गवर्नमेंट ने, जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका आपको दे रखी है, उसका कक्षा 10 का विज्ञान का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर फ्री कंप्लीट कराया जा चुका है। और आज हमारी इसकी ये लास्ट क्लास रहने वाली है। तो भाई सभी लोग अभी तक जिन लोगों ने इनको क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है, वो सभी लोग अभी अपनी क्लासों को ज्वाइन करें। कनावत एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यूट्यूब पर वहाँ सर्च करके प्ले लिस्ट वहाँ पर आपकी बनाई जा चुकी है, उसमें से आप चैप्टर बाई चैप्टर सभी क्लासों का सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हो। तो सारी क्लासों की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी और साथ में ही आपको उनकी भी इस क्लास के अंदर सारी क्लासों का जो प्ले लिस्ट जो बनाई जा चुकी है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराई दी जाएगी। तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। और आज हमारा लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें हमारा सबसे पहला पैटर्न जो आ जाता है ना, वो आ जाता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पैटर्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम आज बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है। भाई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसके अंदर, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि घास, फूस तथा चमड़ा। दूसरा दे रखा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके एवं नींबू, केक, लकड़ी एवं घास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते क्या है। भाई इनकी हमें चर्चा करनी है आपसे सबसे पहले कि जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थों का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण में इकट्ठे हो जाते हैं और जो अपघटित हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, मिट्टी में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन पदार्थों को हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। फिर हमारे पास एक तरीके के पदार्थ और होते हैं जो हमारे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ मिट्टी में मिलने के बाद अपघटित नहीं होते हैं, मतलब ये उस मिट्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा सेट हमें एक बताना है जैव निम्नीकरण के अंदर कि जो पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। तो ऐसा है हमारे पास फलों के छिलके हैं, केक वगैरह है, नींबू वगैरह है, ये पदार्थ अपघटित हो जाती हैं। इधर हम बात करें पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में हमारा ये अपघटित नहीं होगा, ये प्लास्टिक अपघटित नहीं होगी। और इधर हम बात करें तो कुछ और भी पदार्थ हमें दे रखे हैं, केक है, लकड़ी है, घास है, फलों के छिलके हैं, केक, नींबू। तो हमारा इसका जो ऑप्शन है ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा जैव निम्नीकरण पदार्थों के अंदर, क्या, फलों के छिलके एवं नींबू। ये भी हमारा सही हो जाएगा जब आप, और ये भी दे रखा है हमें, केक देख रखा है, लकड़ी की यदि हम बात करें ये भी है, घास है, ये भी अपघटित हो जाएगा। तो बिल्कुल ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सबसे बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप कहोगे सर दोनों ऑप्शन कैसे हैं, तो शायद पीडीएफ के अंदर मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो गया है। बात करते हैं आगे हम, निम्न में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। मतलब एक आहार श्रृंखला का निर्माण करने वाले जीव जंतु कौन है। भाई खाद्य श्रृंखला इस पृथ्वी पर क्या होता है। भाई आहार श्रृंखला की हम बात करें, जिसी को हम खाद्य श्रृंखला के भी नाम से जानते हैं, तो इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु के लिए कुछ ना कुछ भोजन उपस्थित है। मतलब इस पृथ्वी पर हम बात करें सबसे पहले तो इस पृथ्वी पर जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले दूसरे जीव जंतु होंगे, फिर उन जीव जंतुओं को खाने वाले दूसरे जीव जंतु होंगे। ऐसे ही इस खाद्य श्रृंखला का इस पृथ्वी पर निर्माण होता है। मतलब किसी ना किसी जीव जंतु को किसी दूसरे जीव के द्वारा उसका भक्षण किया जाता है और अपने भोजन के रूप में, आहार के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कौन सा है, जैसे कि हम सा वाले ऑप्शन की बात करें कि यहाँ पर दे रखा है बकरी, गाय तथा हाथी, इस तरीके से। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है कि जैसे कि बकरी है, फिर घास है। तो बात करते हैं सबसे पहले घास।
तो घास को खाने वाली कौन होगी भाई? बकरी। और बकरी को खाने वाला कोई दूसरा जीव हो सकता है, जैसे कि मानव मांसाहारी यदि होगा तो उसको खाएगा भाई। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला का एक निर्माण होता है। जैसे हम बात करें कि घास है, घास को गेहूं तो नहीं खा सकता है भाई, और गेहूं को आम नहीं खा सकता है, बकरी को गाय नहीं खा सकती है, और गाय को फिर हाथी नहीं खा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा। घास मछली, मछली को बकरी, ये नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो खाद्य श्रृंखला वाला जो ऑप्शन बना है वो बना है हमारे पास कौन सा? बा वाला। तो जवाब हमारा इसका ये वाला हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से पर्यावरण का मित्र व्यवहार कहलाते हैं भाई। पर्यावरण के लिए मित्र व्यवहार कौन कौन से कहलाते हैं भाई? तो जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखो, सबसे पहले है कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेके जाना है भाई, हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। जैसे ही कार समाप्त हो जाता है, लाइट हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये भी हमारे पर्यावरण के लिए एक लाभदायक घटना है। दूसरा, साइकिल से विद्यालय के लिए जाना भाई। बच्चों को स्कूल जब जाना हो तो बाइक की जगह पे, क्योंकि बाइक से यदि जाएंगे तो प्रदूषण वातावरण में फैलने वाला है, तो इसकी वजह से यदि हम देखा जाए तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे पर्यावरण मित्र व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अगली चलते हैं अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा है किसी पारितंत्र के घटक हैं। पारितंत्र क्या है भाई? पारितंत्र हमारा जैविक पदार्थ और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। पारितंत्र के अंदर, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो तरीके के घटक होते हैं। एक तो जैव घटक होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं अजैव घटक। अजैव घटक, इनसे मिलकर हमारा पूरा पारिस्थितिक तंत्र यानी पर्यावरण बनता है। जैव घटक हमारे जो कि जीवित होते हैं, जीवित, और अजैव घटकों की यदि हम बात करें तो ये होते हैं हमारे पास क्या? अजीवित। इनसे मिलकर हमारे पर्यावरण का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तो हमसे पूछा है कि किसी पारितंत्र के घटक हैं, तो भाई जैव घटकों के अंदर देखो उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है, यानी उपरोक्त सभी हमारा इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा भाई, याद रखना है। उपरोक्त सभी वाला जवाब हमारा इसका सही जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हमें अगली पीडीएफ में दे रखा है, स्लाइड के अंदर देखते हैं, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास क्या कि हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? हरे पेड़ पौधे जो दे रखे हैं ना हमें, तो इस पृथ्वी पर जो हरे पेड़ पौधे जो दे रखे होते हैं ना, यही इस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं। तो इनको हम प्रथम पोषी स्तर मानते हैं भाई, याद रखना है। हम इनको क्या मानते हैं? प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत शामिल करते हैं। बाद बाकी की फिर इनको खाने वाले द्वितीय, फिर उनको खाने वाले तृतीय, इस तरीके से चतुर्थ, और उस तरीके से आगे भी पोषी स्तर बनते जाते हैं। लेकिन एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत 4 या 5 पोषण स्तर ही संभव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां हमारा। छठवें क्वेश्चन में हमसे पूछा सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है भाई? सबसे बड़ा पारितंत्र क्या रेगिस्तान है, क्या महासागर है, क्या वन है, क्या झील है? तो भाई इसमें हम सबसे बात करें कि महासागर हमारा जो है ना वो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन यापन होता रहता है भाई। एक पारितंत्र में यदि हम बात करें तो एक पारितंत्र के अंतर्गत मानव कैसा होता है भाई? तो पारितंत्र के अंतर मानव की यदि हम बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मानव जो होता है ना वो सर्वाहारी होता है, मतलब वो शाकाहारी भोजन को भी ग्रहण करता है और मांसाहारी भोजन को भी ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है भाई? तो याद रखना है भाई, ऊर्जा के जो पिरामिड बनाए जाते हैं भाई, जब हम किसी खाद्य श्रृंखला की यदि बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है ना वो कैसा बनता है? तो यहाँ पर हम रखते हैं पोषण लेवल फर्स्ट, फिर यहाँ पे आता है हमारा द्वितीयक पोषण, फिर यहाँ आता है हमारा तृतीयक पोषण, ऐसे ही हमारा चतुर्थ पोषण आता है। ठीक है, ऐसे ही पोषण हमारे चलते रहते हैं भाई। इनमें यदि बात करें तो जो सबसे सरफेस में जो आता है, जिसकी संख्या ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, इसकी यदि हम बात करें तो जहाँ पर ऊर्जा की मात्रा क्या है भाई? ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। फिर इनको ग्रहण करने वाले दूसरे जीव होंगे, वो जीव इनको खाएगा, फिर अगला जीव इसको खाएगा, फिर अगला जीव इसको खाएगा। इस तरीके से ऊर्जा की क्या आती जाती है? धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है ना वो सदैव कैसा बनता है भाई? आपका सीधा बनता है। तो आपको याद रखना है भाई ऊर्जा के पिरामिड को, कि ऊर्जा का पिरामिड जो सदैव बनने वाला है ना वो कैसा बनने वाला है भाई? सीधा बनने वाला है। क्लियर? तो जवाब हो जाएगा हमारा इसका सीधा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड में
हम देखते हैं हमें दे रखा है खाली स्थान भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें इसके अंदर करनी है भाई, ठीक है। ये रही स्लाइड अपनी, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर रिक्त स्थानों की, और रिक्त स्थानों में हमें जो दे रखा है ना, वो सबसे पहले दे रखा है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्या है भाई। देखो ओजोन परत हमारे वायुमंडल में 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाने वाली एक सुरक्षात्मक परत है, जो कि ओजोन के सूत्र की यदि हम बात करें तो वो होता है हमारे पास क्या, O3। ये सुरक्षात्मक परत हमारे वायुमंडल में पाई जाती है पृथ्वी की सतह से 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को इस पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। उसे हम ओजोन परत कह देते हैं। तो अब इस ओजोन परत को नष्ट करने वाले कुछ प्रदूषक पदार्थ हैं, रसायन हैं, उन रसायनों का हमें नाम बताना है, जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे AC है, फ्रिज है, उनसे निकलने वाला एक हानिकारक प्रदूषित पदार्थ है, जिसकी वजह से ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छिद्र, और पृथ्वी की सतह पर सूर्य से आने वाला हानिकारक प्रकाश इसमें से निकलकर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका जवाब हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है भाई। एक पारिस्थितिक तंत्र हमारे पास यदि दे रखा है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है भाई, एक दिशीय होता है, याद रखना है भाई आपको, एक दिशीय होता है। क्लियर, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखा है हमसे कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भाई, याद रख लेना। अगला है कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है भाई। यही तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या नाम दिया है हमने, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जिसको हम कहते हैं भाई। तो याद रखना है, इसका जवाब हो जाएगा आहार श्रृंखला। इसका जवाब हो जाएगा हमारा आहार श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं भाई, इन्हीं को हम कहते हैं क्या भाई, अपमार्जक। अपमार्जक, इन्हें हम अपमार्जक कहते हैं, या इन्हें हम अपघटक भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि जीवाणु, तो ये तो हो गया हमारा अपमार्जक अपघटक। अगला है वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है। तो भाई वर्षा के पानी और इसको उपयोग करना कहलाता है हमारा क्या, इसको हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा क्या, जिसे हम कह देते हैं वर्षा जल संग्रहण। तो जवाब रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी को बोला जाता है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसको उपयोग में लाना क्या कहलाता है हमारे पास, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हरे पौधे कहलाते हैं भाई, हरे पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक वो पौधे कहलाते हैं जो इस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सोर्स है वो है हमारे पास सूर्य, और उसकी ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाने का काम जो है ना वो पेड़ पौधों का है। बाकी के जीव जंतु इन पेड़ पौधों से बने हुए भोजन को क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है भाई। देखो इसकी यदि हम बात करें, जैसे कि मान लो घास दे रखा है, अब घास को कोई दूसरा जीव खाएगा भाई, वो कि शाकाहारी होगा। जैसे कि मान लो घास को खाया किसने भाई, बकरी ने। बकरी ने खाया क्या भाई, घास। अब बकरी की यदि हम बात करें तो बकरी को खाया किसने, शेर ने। शेर ने बकरी को खाया, और शेर को कौन खाएगा भाई, शेर की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होगी या किसी वजह से मृत्यु होगी तो इसको खाएंगे सूक्ष्म जीव, जिनको हम कहते हैं भाई अपघटक, सूक्ष्म जीव। ये कि एक खाद्य श्रृंखला का क्या हो गया, निर्माण, जिनको हम कह देते हैं अपघटक, या हम इन्हें अपमार्जक भी बोल सकते हैं, अपघटक। तो क्या होता है भाई कि ये जो जीव है ना अपना, ये इसको जो ऊर्जा सूर्य से मिली है, उस ऊर्जा में से ये 90% ऊर्जा अपने कामों में खर्च कर लेगा, और बाकी की 10% ऊर्जा अगले वाले को देगा भाई। बाकी का ऐसे ही बकरी जो है ना अपने क्रियाकलापों में 90% ऊर्जा खर्च कर लेगी, बाकी की 10% ऊर्जा जो है ना वो अगले वाले को मिलने वाली है। वैसे ही शेर की हम बात करें तो 10-90, इसका 10% का 90% ये खर्च कर लेगा, और 10% ऊर्जा इसको आगे वाले को मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा अगले वाले को 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, बाकी का 90% ऊर्जा तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हम इसे लिंडमैन का नियम के नाम से
जानते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 10%। और 90% ऊर्जा उन्हीं जीव जंतुओं के द्वारा अपने शारीरिक मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए क्या कर ली जाती है, खत्म कर ली जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखी है भाई सही जोड़ी, मैच करने के लिए मैचिंग दे रखी है भाई, इनको मिलाना है भाई हमें। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इसके अंदर पर्यावरण जो हमारा लास्ट चैप्टर साइंस का जो रहने वाला है, अच्छे खासे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जोड़ियां मैचिंग करने के लिए हमें जो दे रखी है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है ना, वो दे रखा है हमें मैचिंग के लिए, इनको मैच करते हैं भाई। सबसे पहले दे रखा है हमें क्या, सर्प। तो सर्प की यदि बात करें हम, तो सर्प हमारा जो है ना वो कैसा होगा भाई, सांप कैसा होगा भाई, मांसाहारी होगा। सांप कैसा प्राणी है भाई, मांसाहारी है। तो सी जवाब हमारा इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है SO2 और SO3। SO2 और SO3 की यदि हम बात करें तो ये हमारी ऐसी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि अम्ल वर्षा के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। अगला ऑप्शन में हमें दे रखा है गाय। और गाय की यदि हम बात करें तो गाय एक शाकाहारी प्राणी है भाई। कैसा है, शाकाहारी प्राणी भाई। इसके अंदर हमें शाकाहारी, तो ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है भाई, तो इसका जवाब हम लगाएंगे क्या, शाकाहारी। गाय एक शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी। मांसाहारी हो गया ध्वनि CFC, सर्वोच्च मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं, ये हमारा है कैसा, शाकाहारी। दूसरी बात करें हम चील, चील जो हमें दे रखा है ना, जिसको हम गिद्ध कहते हैं, तो गिद्ध हमारे पास जो है ना वो है हमारा सर्वोच्च मांसाहारी। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास क्या, F। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एरोसोल। और एरोसोल को ही हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इसी को ही जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, D। और इस CFC का जो सूत्र होता है ना वो भी आपको याद रखना है, CCl2F2, CCl2F2, ये आपको याद रखना है, CCl2F2 इसका सूत्र होता है भाई, याद रखना है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरोसोल वाला हो गया। अगला दे रखा है हमें क्या, प्रदूषक। तो प्रदूषक की यदि हम बात करें तो प्रदूषक क्या है भाई, ये प्रदूषण पैदा करेंगे भाई। तो H वाला जवाब हमारा इसका हो जाएगा भाई, H। प्रदूषक पदार्थ हम उन्हें कहते हैं जो क्या उत्पन्न करने वाले हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हैं। और अगला हमें दे रखा है 8वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि कुत्ता क्या है भाई। कुत्ता एक सर्वाहारी प्राणी है भाई, जिसको हम कहते हैं क्या, सर्वाहारी। सर्वाहारी बोले तो जी जवाब हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। तो बात करें हमें इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, जो ध्वनि प्रदूषण जो दे रखा था हमारे पास जहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए क्या, शाकाहारी। शाकाहारी यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी एडिंग। तो ई वाला जवाब जो है ना वो हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी हमारी सही जोड़ी, मैच करने के लिए हमें दे रखा था। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं अब एक एक शब्द वाले क्वेश्चन, एक वाक्य वाले क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो भाई बात करते हैं एक शब्द वाले क्वेश्चनों की, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की इस घटना को क्या कहते हैं भाई। तो देखो, मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप इस पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फैल रहा है भाई, प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण फैलने की वजह से क्या हो रहा है भाई, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ती जा रही है भाई। तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग याद रखना है भाई सभी को, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि खाद्य जाल किसे कहते हैं भाई। खाद्य जाल अभी हमने पढ़ा था कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जिसमें एक को खाने वाला एक ही जीव जंतु होता है। जब एक को खाने वाले अनेक जीव जंतु होते हैं ना, तब काय का निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला का, वो खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो इसमें हो जाएगा कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। ये इसका जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है,
जिसमें हमसे पूछा अपने पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो अभी हमें पहले ही पहला क्वेश्चन मिला था, जिन्हें हम जैव निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं भाई, अपघटित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय करणीय पदार्थ। और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जवाब हमारा इसका हो जाएगा क्या, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व की, उसके बाद अगली स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। अगली स्लाइड के अंदर हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एक शब्द वाक्य के 8 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो 6वां क्वेश्चन और दे रखा है, उसको और हम सोल्व करते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे 2-2 अंकों वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन जो दे रखा है ना, उसकी हम बात करते हैं। 6वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है अपशिष्ट किसे कहते हैं भाई। अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ, हानिकारक पदार्थ होते हैं जो वातावरण को क्या करते हैं भाई, प्रदूषित करते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जो है ना, वो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं वो पदार्थ पर्यावरण को क्या पहुंचाते हैं, बात नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अनुपयोगी पदार्थों को हम क्या कह देते हैं भाई, अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं। अनुपयोगी पदार्थ जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कह देते हैं भाई, अपशिष्ट पदार्थ कह देते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है भाई। तो याद रखना है, पोषण के आधार पर उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तीनों के नाम याद रखना है। पहला है हमारे पास क्या, शाकाहारी, दूसरा है हमारा मांसाहारी और तीसरा है हमारा सर्वाहारी। ठीक है, ये है शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधों को खाएंगे, मांसाहारी मतलब जो अन्य जीव जंतुओं को मांस को खाएंगे, और सर्वाहारी ऐसे जीव जंतु होंगे जो शाकाहारी सब्जियों को भी खाएंगे और मांस को भी खाएंगे। जैसे कि मनुष्य इस पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर कैसा प्राणी है भाई, एक सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, अगला है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहां पर देखा गया था। तो इसको याद रखना है भाई, 1985 में ओजोन परत का जो छेद है ना, वो अंटार्कटिका में देखा गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या किया गया था, देखा गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल था। इसके बाद हमारे इस चैप्टर से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए भाई। क्या क्या होता है भाई, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है। देखो वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसें हैं जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली हैं। एरोसोल जैसे CFC जो कि हमारी AC है, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है, इसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, जिसमें हमसे पूछा है कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए क्या अलग अलग होगा। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों का पारितंत्र को प्रभावित करेगा। तो हाँ भाई, इसकी बात करते हैं। देखो हाँ, यह प्रत्येक पोषक के स्तर पर भिन्न भिन्न होता है, प्रभाव भी करेगा। यदि पौधे, हिरण, शेर की खाद्य श्रृंखला से शेर को यदि हटा दिया जाए तो हिरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण पौधों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। और हिरण को हटा दिया जाए तो शेर की संख्या, जो उनका प्राकृतिक भोजन है, वो कम हो जाएगा। फलतः उनकी संख्या में क्या आ जाएगी, कमी। अतः किसी पोषी स्तर से किसी एक पारितंत्र में से किसी एक जीव को यदि हटा दिया जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पर्यावरण पर प्रभाव होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो भाई देखो, ठंडे प्रदेशों में
हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घरों का निर्माण किया जाता है और उसमें उन पौधों को उगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इन किरणों की तरंग दैर्घ्य कम होती है और वह कांच के अंदर घर में प्रवेश तो कर जाता है लेकिन वापस बाहर नहीं निकलता है बढ़ जाने से, तो पुनः वातावरण में नहीं प्रवेश होता है, जिसकी वजह से उन कांच के घरों के अंदर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। इस घटना को हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। और हमारी फसल जो है ना वो ठंड से क्या हो जाती है, बच जाती है। तो याद रखना है आपको ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है हमारा पारितंत्र की भूमिका में हमें दे रखा है भाई। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में, यानी जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इसमें अपघटक मतलब सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है भाई। ये सूक्ष्म जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक तरीके से सफाई कर्मी तो कहलाते हैं। जब कोई जीव मर जाता है, उसकी डेड बॉडी सड़ जाती है, मतलब उस पर सूक्ष्म जीवों का क्या हो गया, अटैक हो गया, मतलब वो उस बॉडी को क्या कर देते हैं भाई, अपघटित कर देते हैं। यही इनका काम है। अपमार्जक मृत उत्पादकों उपभोक्ताओं के शरीर का अपघटन करके जटिल पदार्थों को काय में बदल देते हैं भाई, सरल पदार्थों में, और ये मृदा में उसको फिर मिला देते हैं, जिससे मृदा की पोषक मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है पारितंत्र कितने प्रकार के घटक होते हैं, उनके नाम बताना है। देखो पारितंत्र में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर हमारे उत्पादक आते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक भी आते हैं, तीन तरीके के। जबकि अजैविक घटकों में हमारे बहुत सारे हैं जो कि अजीवित होते हैं। जल है, वायु है, सौर ऊर्जा है, तापमान है, प्रकाश है और मिट्टी है इत्यादि। इन सभी को हम काय में शामिल करते हैं हमारे अजैव। तो ये थे हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पाए जाने वाले दो प्रकार के घटक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जीवाणु, कवक, अपघटक क्यों कहलाते हैं, पर्यावरण के लिए इनका महत्व क्या है भाई। बहुत ज्यादा इनका महत्व है। तो जीवाणु जो सूक्ष्म जीव, कवक है, ये मृत उत्पादकों व उपभोक्ताओं को सरल यौगिकों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। और अपघटन, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम अपघटक भी कहते हैं। तो जीवाणु, कवक को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपघटन द्वारा प्रकृति में पाए जाने वाले उन पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये हमारे अपघटक सफाई कर्मी कहलाते हैं, जिन्हीं की वजह से किसी डेड बॉडी की यदि हम बात करें तो वो स्मेल देने लगती है जब उन पे इन्हीं का आक्रमण हो जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमसे 7वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। उस 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन, कि पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है भाई। 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो भाई पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है भाई, कि जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण। और ऐसे 3 हैं जिन्हें हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है हमारा, पॉलीथीन है, और कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं, ये हमारे इस पर्यावरण को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर भाई। तो जैव निम्नीकरण ये क्या होते हैं भाई, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं और सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जैसे जंतु हैं, वनस्पति के अवशेष हैं, ये और घरों में उपयोग होने वाले अपशिष्ट पदार्थ, छिलके, साग सब्जियों के छिलके, ये सब अपघटित हो जाते हैं आसानी से। इनसे पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि इससे मिट्टी में मिलते हैं तो उनकी उर्वरक क्षमता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। लेकिन अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं ना, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं और लंबे समय तक इस प्रकृति में रहकर बने रहती हैं और पर्यावरण को क्या पहुंचाती हैं, बहुत ज्यादा हानि, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो ये था इन दोनों में अंतर। आगे स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले स्लाइड में हमारे पास अब जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें 3-3 नंबरों का क्वेश्चन। तो भाई जो क्वेश्चन इस चैप्टर से जो दे रखे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, जो कि 3 अंक का क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्या है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए एक चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो भाई देखो ओजोन परत जो है ना, वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। क्यों, यदि ये नष्ट हो जाएगी तो इसकी वजह से बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी पर सूर्य से चल के आ रही है, उसकी वजह से हमें अंधापन, त्वचा का कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां, रोगों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे कुछ आनुवांशिक विकृतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और इस क्षति को कम करने के लिए
हमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CFC है, इसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसकी जगह पे हमें कोई नए विकल्प खोजने चाहिए। इसकी वजह से हम ओजोन परत को जो हानि पहुंच रही है उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये था इसका जवाब। अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो भाई बहुत ज्यादा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा कि किसी कोशीय स्तर के सभी जीवों के नष्ट होने से उस कोशीय स्तर से नीचे के जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, और जबकि नष्ट हुए कोशीय स्तर के ऊपर के कोशीय स्तर के सभी जीव क्या हो जाएंगे, भोजन की अभाव में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब पर्यावरण का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है और इसे कैसे होती है। भाई तो हमने पढ़ा है कि हमारे क्रियाकलापों के फलस्वरूप हमारे वायुमंडल में सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनके जो ऑक्साइड और भी अन्य गैसें हैं जो वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल के रूप में इस पृथ्वी पर बरसती हैं, उसे तो हम कह देते हैं अम्ल वर्षा। इसकी वजह से वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये इकट्ठे हो जाते हैं और जलवाष्प द्वारा संगठित होकर वर्षा के रूप में इन रासायनिक गैसों से क्रिया करके पुनः फिर से घुलित अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा का क्या होता है, निर्माण। और ये अम्ल वर्षा इस पृथ्वी पर गिरने वाले जीव जंतुओं को, ऐतिहासिक इमारतों को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो जहां पर प्रदूषण क्षेत्र ज्यादा होता है, फैक्ट्री वगैरह जहां पर ज्यादा होती है, वहां पर अम्ल वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। भाई याद रखना है pH मान, तब हम उसको क्या कह देते हैं, भाई अम्ल वर्षा कह देते हैं। क्लियर। तो ये था तीसरा जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अजैव निम्नीकरण कचरा वो कचरा है जिस कचरे का इस पृथ्वी में अपघटन नहीं होने वाला है, इसको सूक्ष्म जीव क्या नहीं करने वाले हैं भाई, नष्ट नहीं करने वाले हैं, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, अजैव निम्नीकरण कचरा कह देते हैं। तो बात करते हैं। देखो अजैव निम्नीकरण कचरे की क्या दे रखा है हमें। तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो है ना, वो जैव अपघटकों के द्वारा अपघटित नहीं होता है, अतः पर्यावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित। और ये प्रदूषण जैसे कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, और जिसकी वजह से कईयों प्रकार की बीमारियां हमारी फैलने लगती है, जिससे जैविक आवर्धन होता है। कचरे को भोजन के रूप में ग्रहण करने से इन जंतुओं की भी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो हानिकारक कचरा है, उसको पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारे जीव जंतु जो है ना, वो इसको ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनका शरीर के अंदर भोजन का इसका पाचन नहीं होता है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा का सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं। देखो अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय कचरा सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो अपघटित हो जाता है और मिट्टी में मिलकर मिट्टी बना दिया जाता है, परंतु यदि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो हमारे वातावरण में दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ठीक है। और इसका अपघटन होगा, धीरे धीरे होगा, जो कि संभव नहीं होगा एक तरीके से कहें। फलतः प्रदूषण का कारण तो वो बनेगा ही बनेगा। तो हमें ऐसे कचरे को एक जगह इकट्ठा करके हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो भाई क्या दे रखा है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यदि हम बात करें तो क्वेश्चन पहला दे रखा है हमें कि ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने पर अणु होते हैं। भाई याद रखना है, ओजोन का सूत्र कितना होता है, O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे भाई, 3 होंगे। दूसरा क्वेश्चन है जैविक आवर्धन क्या होता है। तीसरा जल जीवशाला बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब तो हमारा हो गया क्या, 3 होगा। दूसरी बात करते हैं जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन क्या होता है। देखो कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो कीटनाशक दवाइयां हैं, खरपतवारनाशी दवाइयां हैं, ये हानिकारक रसायनों का पौधों के माध्यम से, जैसे हम इन दवाइयों को इन पेड़ पौधों में डालेंगे, जैसे कि आजकल हम बात करेंगे टमाटरों को उगाने के लिए
उनकी फसल पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है और ये कीटनाशक दवाइयां उस पौधे के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से उस टमाटर के फल के अंदर ये आ जाती हैं और उस फल को फिर मानव के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वो दवाइयां जो खरपतवार कीटनाशी जो थे उस फल के माध्यम से फिर हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, जैविक आवर्धन। तो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न कोशीय स्तरों में प्रवेश करके ये संचित हो जाना, यही कहलाता है हमारा क्या, जैविक आवर्धन। अगला था जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जलीय जीवों हेतु हमें पर्याप्त जल और स्थान लेना पड़ेगा। जल में शुद्ध था ऑक्सीजन भोजन की व्यवस्था हमें उनके लिए देनी पड़ेगी और समान भोजन आवश्यकता वाले जीवों को ही साथ में रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को अपना भोजन ना बना पाए। ठीक है, तो ये कहानी इसकी होती है भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विकास हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। भाई किसी देश का आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रभावित अवश्य करता है। औद्योगिक स्तर पर बात करें, उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, पारिस्थितिक असंतुलन को जन्म देता है। कृषि उद्योग का विकास इत्यादि यदि मानव अपने जीवन को समृद्ध करता है, परंतु पर्यावरण को असंतुलन हेतु भी वही उत्तरदायी होता है। पर्यावरण संरक्षण को बल देकर ही लंबे समय में हम विकास में वृद्धि कर सकते हैं। तो भाई एक विकास की यदि हम बात करें तो विकास की यह एक भाई कैसे मानव जीवन अच्छी सभ्यता की ओर जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ साथ क्या हो रहा है कि हम प्राकृतिक जो पदार्थ हैं उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके परिणाम हमें कई प्रकार की महामारियां आज देखने को मिल रही हैं। ये हमारे ही क्रियाकलापों का क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड में देखते हैं भाई क्या है। देखो अगली स्लाइड में 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है। 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वातावरण प्रदूषण क्या है। 4 अजैव निम्नीकरण प्रदूषणों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। तो बिल्कुल हम इसको पढ़ चुके हैं कि ऐसे अवांछित पदार्थ जो वातावरण में प्रविष्ट होकर वातावरण को जीवन हेतु अयोग्य बना देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, हानिकारक कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। ये सब के सब अजैव प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि कुछ धातुएं, रबर, कांच, अपमार्जक, ये सब आते हैं हमारे किसके अंदर, अजैव निम्नीकरण के अंदर। इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, नवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 90 क्वेश्चन में है हमारे पास कि निम्न वायु प्रदूषक वातावरण में कैसे प्रवेश करते हैं और मानव को कैसे प्रभावित करते हैं। एक तो लेड है जिसको हम बोलते हैं क्या, पीवी, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम बोलते हैं CFC, जो कि एसी और फ्रिज से निकलता है। इनका क्या नुकसान होने वाला है। देखो लेड जो होता है ना, वो बहुत अत्यधिक जहरीली धातु होती है। घर की दीवारों और खिड़कियों पर लगा हुआ जो पेंट होता है वो शीशा युक्त होता है। दूसरा न्यूज़पेपर में भी इसका उपयोग किया जाता है। नल है, पाइप है, जिनसे जो पानी निकल के आता है ना, उनमें घुलकर ये कारों के उसमें भी लगा होता है, पीवी युक्त होता है। तो जो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से क्या प्रभाव होने वाले हैं, तो भाई इससे पेट दर्द है, आक्रामक व्यवहार, आजकल जो मनुष्य का हमें व्यवहार देखने को मिल रहा है, उच्च रक्तचाप, बौद्धिक विकलांगता, विकास में भी कमी आ रही है। भाई बुद्धि भी धीरे धीरे मनुष्य की क्या हो रही है, क्षीण हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहा है। दूसरी बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है भाई, है ना, एसी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। क्या प्रभाव होता है, इसकी वजह से ओजोन परत नष्ट हो रही है, आंखों के घातक रोग होने वाले हैं, आनुवंशिक बीमारियां हो रही हैं और हमारी धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता का भी क्या हो रहा है भाई, ह्रास हो रहा है। ये इनके प्रभाव देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में दे रखा है भाई कि खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला। देखो अंतर देखते हैं। खाद्य जाल में क्या होने वाला है भाई कि इसमें उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य पोषण का संबंध होने वाला है, लेकिन यहाँ पर खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर ही काय का निर्माण करती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या क्या होती है, कम, लेकिन खाद्य जाल में बहुत ज्यादा संख्या में जीव जंतु आपस में संबंधित होते हैं। दूसरी हम बात करें कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है भाई, एक दिशीय होता है और 10% ऊर्जा ही आगे वाले को मिलती है, 90% ऊर्जा तो जीव के द्वारा क्या कर ली जाती है, खर्च कर ली जाती है। यहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय
परंतु साथ साथ बहुदिशीय भी होता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में ऊर्जा का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये था हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। अगली स्लाइड में चलते हैं और अगली स्लाइड में और लास्ट क्वेश्चन हमें इस चैप्टर का दे रखा है क्या कि हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं भाई। तो भाई वातावरण में जो भी प्रदूषण फैल रहा है, हानिकारक समस्याएं जो आ रही हैं, बाढ़ भूकंप जो देखने को आज हमें मिल रहा है, प्रकृति का संतुलन जो बिगड़ रहा है, ये मनुष्य की क्रियाकलापों के फलस्वरूप हो रहा है भाई। और प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, जिसकी वजह से कईयों प्रकार की महामारी बीमारियों ने नया नया रूप ले लिया है, जिसकी वजह से मानव सभ्यता आज और आगे आने वाले समय में इसी तरीके से यदि प्रदूषण फैलता रहा तो मानव सभ्यता एक संकट की ओर या उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्रियाकलाप की बात करें हम कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायु प्रदूषित होती है। जो भी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इनका उपयोग जो वाहनों में किया जाता है, इनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये गैसों ने हमारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट, फैक्ट्रियों वगैरह में जिस भी पदार्थ का हम निर्माण करते हैं, उन फैक्ट्रियों में कईयों प्रकार के केमिकलों का उपयोग किया जाता है। ये उन फैक्ट्रियों से निकलकर नदी तालाबों में मिल जाती हैं, जो हमारे वातावरण में पाए जाने वाले जल को क्या कर देता है, प्रदूषित। दूसरी चीज, हमने क्या किया है कि वनों की कटाई करके CO2 की मात्रा को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज पृथ्वी के तापमान में क्या होती जा रही है, वृद्धि, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना देखने को मिल रही है। दूसरा है कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रयोग से ओजोन परत क्या हो रही है भाई, नष्ट हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, जो पृथ्वी पर चल के आ रही हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, आंखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, हार्ट अटैक वगैरह ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो भाई ये था हमारा चैप्टर कौन सा, 13, जो कि क्लास 10th साइंस जो निदानात्मक मॉड्यूल जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, इस हिसाब से हमने आज की क्लास तक इस सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली क्लासों के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अभी तक की क्लास में हमने सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। इसके हिसाब से यदि आप इन चैप्टरों को अच्छे से रीड करते हो एक बार, तो अच्छे एग्जाम में नंबर लाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। दूसरा, जिन लोगों ने अभी भी तैयारी को अच्छा मोड़ नहीं दिया है, वो आसानी से इन क्वेश्चनों को अभी भी पढ़ के अपने 2 महीने के अंदर में अच्छी बेस्ट से बेस्ट तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक हमारी सारी क्लासों को स्टडी किया जिन लोगों ने, और वो भी कंटिन्यू रहें इस क्लास। अभी भी इन पर कनावत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको आगे किसी एक और नए सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी, तो आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे न्यू चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हमें फिर से किसी दूसरे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस पर फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। तो उस चैप्टर के साथ आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी मस्त पढ़ाई में व्यस्त रहो, और इन जो भी चैप्टर आपको इस पर प्रोवाइड कराए गए हैं, उन सारे चैप्टरों का अच्छे से क्या बनाए रखिए भाई, रिवीजन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।